नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मानव प्रजाति, जिसमें मानव प्रजाति के बारे में हमने कुछ जानकारी देखी थी। जिसमें सबसे पहले हमने प्रजाति शब्द का अर्थ देखा था और उसी के साथ साथ मानव प्रजाति की परिभाषा, जो कि विद्वानों के अनुसार अलग अलग जो विद्वानों ने जो परिभाषा दी थी वो हमने इसमें देखी थी। और साथ ही साथ मानव प्रजाति के उद्गम या उत्पत्ति जो क्षेत्र बताए थे उनके बारे में हमने देखा था। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मानव प्रजाति के उद्गम क्षेत्र बताए थे, वो हमने देखे थे। और साथ ही साथ हमने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के जो आधार थे, जो क्राइटेरिया जो निर्धारित किया गया था, उसको हमने देखा था। उनमें से कुछ 8 आधार बताए थे। 8 आधारों पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। उनमें से कुछ हमने 4 प्रकारों के बारे में हमने देख लिया था और 5वां जो प्रकार है उसकी शुरुआत आज हम अभी करने जा रहे हैं, और वो है नाक के आकार या आकृति के आधार पर या फिर नासिका सूचकांक के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, है ना। तो हम शुरू करते हैं इसको। तो आइए देखते हैं इधर। नाक के आकार या आकृति के आधार पर विश्व की विभिन्न मानव प्रजातियों में नाक की आकृति भिन्न भिन्न होती है। किसी की छोटी, किसी की मोटी, किसी की पतली, किसी की चपटी, ये इस प्रकार से ना। जैसे कई मानव प्रजातियों की नाक चौड़ी होती है, पिचकी हुई होती है, ऊपर उठी हुई होती है ना। तो मानव शास्त्रियों ने नासिका सूचकांक के लिए सूत्र दिया है जो इस प्रकार है। नासिका सूचकांक का जो सूत्र था वो क्या था कि नासिका सूचकांक बराबर नाक की चौड़ाई बटेवा नाक की लंबाई, नाक की चौड़ाई बटेवा नाक की लंबाई इंटू 100, ये इसका सूत्र है। और इसी सूत्र के आधार पर, नासिका सूचकांक के आधार पर हेडर ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया है, जो उन्होंने 5 भाग इसके बताए थे। वो कौन कौन से थे, जिसमें इधर बता रखा, एक तो तरफ तो सूचकांक बता रखे हैं और एक तरफ है नाक की आकृति। अगर जिसका नासिका सूचकांक 55 से कम है उसको उन्होंने क्या नाम दिया, जिसकी नाक बहुत पतली है, बहुत पतली नाक। और जिसका नासिका सूचकांक 55 से 70 है तक है उसको उन्होंने पतली नाम दिया, पतली नाक वाला कहा है। उसके बाद में जिसका नासिका सूचकांक 70 से 85 है या 70 से 85 तक है उसको उन्होंने मध्यम नाक वाली प्रजाति कहा है। और जिसकी या जिसका नासिका सूचकांक 85 से 100 तक है उसको उन्होंने नाम दिया चौड़ी नाक वाली प्रजाति। और जिसका नासिका सूचकांक 100 से अधिक है, जिसका नासिका सूचकांक 100 से अधिक है उसको उन्होंने नाम दिया बहुत बड़ी नाक वाली प्रजाति। ये इस प्रकार से नासिका सूचकांक के आधार पर हेडर ने 5 प्रकार बताए थे मानव प्रजातियों के, और नाक के भी इनके प्रकार बताए थे, जिसमें बहुत पतली, पतली, मध्यम नाक, चौड़ी नाक और बहुत चौड़ी नाक। अब हम आगे देखते हैं। अब आता है कपाल के आकार या आकृति के आधार पर, जिसे कपालधारिता सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बारे में भी हम देखेंगे। इसमें कपाल के आकार या आकृति के आधार पर, कपाल मतलब खोपड़ी, है ना। कपाल की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात पुरुषों, स्त्रियों एवं बच्चों में लगभग एक समान होता है। अतः प्रजाति वर्गीकरण में इस मानक का काफ़ी उपयोग किया जाता है। कौन से मानक का, या मानक मतलब आधार, क्राइटेरिया कौन सा है, कपाल के आकार के आधार पर, है ना। इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। ग्रिफिथ टेलर ने भी प्रजाति वर्गीकरण के लिए इस सूचकांक को प्रधान माना है, या इस सूचकांक को प्रधानता दी है। कपालधारिता सूचकांक का सूत्र क्या है, सूत्र जो है वो सभी के अंदर सेम रहता है, केवल अगर नासिका ध्यान रखना, इसमें पहले ऊपर आएगा चौड़ाई और नीचे लंबाई। जो सूचकांक पूछा है उसको आ जाएगा, जैसे माना कि नासिका सूचकांक पूछा है तो नासिका सूचकांक बराबर
और उसमें क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर कपाल की चौड़ाई है तो कपाल तो नासिका सूचकांक पूछा तो नाक की चौड़ाई बड़ा नाक की लंबाई इंटू 100। तो ऊपर ध्यान रखना कि ऊपर तो चौड़ाई आएगा, नीचे लंबाई आएगा। अगर माना कि नासिका सूचकांक पूछा है तो भी इसी प्रकार से नाम मतलब उसका शब्द रखना है और अपने को आगे इसका सूत्र बनाना है। और अगर कपाल धारिता पूछे तो कपाल को इसमें रखना है और इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कपाल पूछा है तो कपाल की चौड़ाई बटा कपाल की लंबाई इंटू 100। और नासिका सूचकांक पूछा है तो क्या हो जाएगा, नाक की चौड़ाई बटेवा नाक की लंबाई इंटू 100। और अगर सिरे से सूचकांक पूछा है तो सिरे से सूचकांक में क्या हो जाएगा कि सिरे से सूचकांक बराबर सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई इंटू 100। फॉर्मूला वो का वही रहेगा, केवल उसमें अपने को शब्द को चेंज करना है। जो सूचकांक पूछे उसका नाम उसमें रखना है और उसको अपने को उसका सूत्र बनाना है। उसके बाद आता है जो आधार है आंखों का रंग व बनावट के आधार पर। आंखों का रंग लगभग सभी प्रजातियों का रंग काला पाया जाता है, लेकिन आंखों की पलकों का रंग भिन्न भिन्न प्रजातियों में भिन्न भिन्न या भिन्नता लिए हुए होता है। अतः आंखों के रंग व बनावट के आधार पर भी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है होठों के आकार या उसकी आकृति के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। तो होठों के आकार या उसकी आकृति के आधार पर भी प्रजातियों का अलग अलग वर्गीकरण किया जा सकता है कि विभिन्न प्रजातियों में होठों का आकार अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे निग्रिटो या निग्रिटो दोनों एक ही है, लेकिन कहीं पर निग्रिटो आता है, कहीं पर नेग्रिटो आता है ना। प्रजाति के में मनुष्य के होठों में नीचे का जो होठ होता है वो काफ़ी मोटा होता है। इस प्रकार से प्रजातियों का अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो अपना प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार हमने देख लेते हैं। अब हम देखते हैं मानव प्रजातियों का वर्गीकरण कि मानव प्रजातियों को किस प्रकार से अलग अलग बांटा जा सकता है ना। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण शुरू करते हैं इसको। मानव प्रजाति का वर्गीकरण प्रजातियों के संबंध में अलग अलग मानव शास्त्रियों द्वारा अध्ययन किया तथा उनके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से मानव प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। पहला जो नाम आता है वो आता है वर्नियन के अनुसार। वर्नियन ने भी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। तो उन्होंने क्या बताया कि इन्होंने 1684 ईस्वी में 1684 में त्वचा के रंग के आधार पर वर्गीकरण किया। उन्होंने अपने वर्गीकरण का जो आधार माना, किसको माना, उन्होंने त्वचा के रंग को माना। और त्वचा के रंग के आधार पर इन्होंने मानव प्रजातियों को कितने भागों में बांटा है। जो पहला जो बताया उन्होंने बताया यूरोपियन प्रजाति, और दूसरी बताई है एशियन प्रजाति, और तीसरी अफ्रीकन प्रजाति जो अफ्रीका में निवास करती है। एशियन मतलब एशिया में निवास करती है, यूरोपियन मतलब यूरोप में निवास करती है। और अगली है दक्षिणी अमेरिकन प्रजाति जो दक्षिणी अमेरिका प्रवेश जो दक्षिणी अमेरिका में निवास करती है। और अगली आती है लेप के निवासी। लेप के निवासी मतलब टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली प्रजाति, उसे लेप के नाम से लेप के निवासी कहते हैं। उसके बाद में अगला जो नाम आता है वो आता है ब्लूमेन बेक के अनुसार। ब्लूमेन बेक के अनुसार इन्होंने भी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। ये एक जर्मन के मानव शास्त्री थे। इन्होंने 1775 मतलब 1775 में 5 प्रकार की महाद्वीपीय प्रजातियों का वर्गीकरण किया। इसके या इनके वर्गीकरण का जो आधार था वो क्या था, त्वचा का रंग, चेहरा व खोपड़ी था। जो वर्गीकरण निम्न प्रकार है। इनका वर्गीकरण का आधार क्या बताया, क्या लिया था इन्होंने, त्वचा का रंग, चेहरा और खोपड़ी। और उन्होंने ऊपर जो वर्णीय ने क्या लिया था अपने वर्गीकरण का आधार, केवल त्वचा का रंग ही लिया था। और इन्होंने त्वचा का रंग, चेहरा और खोपड़ी को भी इसमें शामिल किया है। पहला जो वर्गीकरण बताया था उन्होंने बताया है काकेशियन।
उस प्रजाति के स्किन का जो कलर होता है वो होता है श्वेत होता है, उसको उन्होंने नाम दिया श्वेत प्रजाति। और दूसरी बताई मंगोलियन, जिसको पीली प्रजाति के नाम से संबोधित किया है। नंबर 3 इथोपियन, जिसको उन्होंने काली प्रजाति के नाम से संबोधित किया। और नंबर 4 अमेरिकन, जिसको लाल प्रजाति के नाम से बताया, जिसे रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है ना। और नंबर 5 मलायन, उसे ब्राउन मतलब भूरे कलर की, उसकी स्किन का कलर भूरा होता है इसीलिए उसे ब्राउन प्रजाति का नाम दिया। ये तो वर्गीकरण था ब्लूमेनबेक के अनुसार, या ब्लूमेनबेक का जो वर्गीकरण था मानव प्रजातियों का वो इस प्रकार से था। अब उसके बाद में आता है हक्सले के अनुसार। हक्सले ने भी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। वो किस प्रकार से है देखते हैं। हक्सले ने 1870 ईस्वी में 1870 है ना 1870 ईस्वी में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने वर्गीकरण का आधार बालों की आकृति को माना है। क्या माना? बालों की आकृति को। वर्नियन और ब्लू वर्नियन ने, और दूसरा क्या नाम था उसका? ब्लूमेनबेक है ना। दूसरा जो विद्वान था उसका नाम था ब्लूमेनबेक। ब्लूमेनबेक और वर्नियन, इन दोनों का वर्गीकरण का आधार तो क्या था? त्वचा का रंग। और इनका था जो कॉमन था वो था त्वचा का रंग, और इनका ब्लूमेन का क्या था? त्वचा का रंग प्लस चेहरा प्लस खोपड़ी। और तीसरा जो नाम आता है हेक्सले, इनका वर्गीकरण का आधार क्या बताया इन्होंने? बालों की आकृति को इन्होंने माना है। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान में रखें। बालों की आकृति को माना है, जिसमें पहली जो प्रजाति बताई वो बताई ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। कौन सी? ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। काले भूरे व लहरदार बाल तथा चौड़ी नाक वाली प्रजाति है। यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में निवास करती है। उसके बाद में नंबर 2 निग्रोइड प्रजाति। इस प्रजाति के बाल अत्यंत काले व लंबे होते हैं। क्या बताया? इस प्रजाति के बाल अत्यंत काले व लंबे होते हैं तथा यह लंबे बाल युक्त खोपड़ी वाली प्रजाति है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप और प्रशांत महासागर के द्वीपों में पाई जाती है। कौन सी? निग्रोइड प्रजाति। नंबर 3 बताया इन्होंने मंगोलाइड या मंगोलाइड प्रजाति। इस प्रजाति के लोगों की आंखें काली, बाल कम, रंग पीला, कद छोटा होता है तथा यह प्रजाति मुख्य रूप से पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत को छोड़कर, पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत को छोड़कर संपूर्ण एशिया व उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका तथा उत्तरी व पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद नंबर 4 बताया तिब्बत मंगोलिया प्रजाति। यह जापान में निवास करने वाली प्रजाति है। नंबर 5 सेंथ्रोफाइड प्रजाति। यह श्वेत रंग की प्रजाति है। इस प्रजाति के स्किन का कलर कौन सा है? श्वेत रंग है। ठीक है। अब उसके बाद में आता है अपना वर्गीकरण आता है क्रोबर के अनुसार। क्रोबर ने भी मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में अपना योगदान दिया था और उन्होंने भी मानव प्रजातियों को अलग अलग भागों में बांटा है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। क्रोबर के अनुसार, क्रोबर है ना, क्रोबर नहीं है। एक क्रोबर तो वो था जिन्होंने भूसंनति सिद्धांत दिया था, और ये क्रोबर है। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए क्रोबर ने मानव की त्वचा को आधार माना है और इस आधार पर मानव प्रजातियों को भिन्न भिन्न भागों में बांटा है। त्वचा को ही इन्होंने आधार माना था ना। पहला बताया इन्होंने काकेशियन प्रजाति, जो यूरोप में निवास करती है। इस प्रजाति की त्वचा का रंग सफ़ेद होता है
इसको कोबर ने 3 उपभागों में वापस बांटा था। कौन सी? नार्डिक, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय। उसके बाद दूसरी आती है मंगोलाइड प्रजाति, एशिया में निवास करती है। एशिया वाले क्षेत्र में इस प्रजाति के लोगों की त्वचा का रंग पीलापन लिए होता है। काकेशियन की त्वचा का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और मंगोलाइड प्रजाति जो है उसकी स्किन का कलर कैसा होता है? पीलापन लिए होता है। इसको कोबर ने वापस 3 उपभागों में बांटा है। कौन कौन सी? पहली मंगोलियन, मलेशियन और अमेरिकन। और तीसरा जो प्रकार है वो आया निग्रोइड प्रजाति, जो कि अफ्रीका में निवास करती है। इनकी त्वचा का रंग काला श्याम वर्ण वाला होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी जनजाति आती है? वो आती है एक तो पिग्मी और बुशमैन आदि को इसमें शामिल किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इनका वर्गीकरण देखा था। आज के लिए इतना काफ़ी है, उसके बाद में आगे हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।